जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का जो हमारा सफर है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं। सीबीएसई क्लास 12 के दिसंबर के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं। आज ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन साल में 2 बार हुआ करेंगे, दिसंबर एंड मार्च। दिसंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, मार्च का पेपर होगा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो दिसंबर में होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसके रिगार्डिंग लेकर आया हूं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बूस्टर साबित होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इन वीडियो को शेयर करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए। तो सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों कि यूएसएसआर के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? यूएसएसआर के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जोसेफ स्टालिन, मिखाइल कैलेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव या निकिता क्रुश्चेव? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मिखाइल कैलेनिन। मिखाइल कैलेनिन यूएसएसआर के पहले प्रेसिडेंट थे। 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन खत्म हुआ और यूएसएसआर का गठन हुआ, 15 कंट्रीज मिलाकर, 15 रिपब्लिक्स मिलाकर, तो मिखाइल कैलेनिन इसके पहले प्रेसिडेंट बने और इसके आखिरी प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो याद रखिएगा, इसमें देखिए कई सारे सवाल बन गए। पहला प्रेसिडेंट कौन था? पहला प्रेसिडेंट था मिखाइल कैलेनिन। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए पहला प्रेसिडेंट कौन था एज पर दिस क्वेश्चन, तो होगा मिखाइल कैलेनिन। अगर पूछा जाए कि आखिरी प्रेसिडेंट कौन था, तो मिखाइल गोर्बाचेव। यह भी पूछ सकता है कि जो रशियन रिवॉल्यूशन गया वो कब कंप्लीट हुआ था, तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ था। यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर का गठन कब हुआ था, तो यूएसएसआर का गठन हुआ था, यूएसएसआर बना था 1917 में। यह भी पूछ सकता है कि यूएसएसआर में कितनी रिपब्लिक्स थी, तो यूएसएसआर में टोटल 15 रिपब्लिक्स थी। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आपने एक स्लाइड में पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का पहला वाइस चेयरपर्सन इनमें से कौन था? पहला वाइस चेयरपर्सन अरविंद पनगरिया, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी या अमिताभ कांत? अरविंद पनगरिया पहले वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनी, जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, और 2015 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर उसका नाम बदलकर रख दिया नीति आयोग। और नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन पहले बने नीति आयोग के, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री वही थे। प्लानिंग कमीशन में भी यही नियम था कि प्लानिंग जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा। तो प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नीति आयोग के पहले चेयरपर्सन थे नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा है पहले वाइस चेयरपर्सन, तो पहले वाइस चेयरपर्सन थे अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया। और इस वक्त अमिताभ कांत सीईओ हैं किसके? नीति आयोग के। और राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन है, प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। तो अगर पूछा गया कि पहले वाइस चेयरपर्सन कौन थे, तो अरविंद पनगरिया। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस वक्त के प्रेजेंट के चेयरपर्सन कौन है, तो आप कहोगे राजीव कुमार। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर पूछा जाए कि पहले वाइस चेयरपर्सन कौन थे, तो आप कहोगे अरविंद पनगरिया। राजीव कुमार कौन है? ये लेटेस्ट वाइस चेयरपर्सन है। नरेंद्र मोदी चेयरमैन है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नीति आयोग का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री होता है। अमिताभ कांत इस वक्त सीईओ हैं नीति आयोग के। नीति आयोग बनी कब? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, दिल में बसा लीजिए, रोम रोम में घुसा लीजिए, मगर नीति आयोग का फुल फॉर्म अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या हेग? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पेरिस में सिचुएटेड है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सदियों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कि हमारे देश भारत ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन कब किया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 30 अक्टूबर 1945, 31 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1946 या 31 अक्टूबर 1946? इसका सही उत्तर है 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंग्रेज करते हैं, हमें क्या लेना देना। नेक्स्ट, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इनमें से किस साल हुआ था? आप लोगों को याद होगा 1990 का साल, अगस्त का महीना, सद्दाम हुसैन ने, जो कि इराक का तानाशाह था, उसने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया। यूएन की वार्निंग के बावजूद जब सद्दाम हुसैन नहीं माना तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया और कुवैत को इराक से फ्री करवाया। तो यह हुआ 1991 में, साल था 1991 का, और 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कंडक्ट किया गया। अगला सवाल है, एंटोनियो गुटेरस जो कि इस वक्त यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको बताना है कि ये कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं, 8वें, 9वें, 7वें या 6वें? तो सही उत्तर है दोस्तों कि ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, एंटोनियो गुटेरस। वॉर्सो पैक्ट कब क्रिएट किया गया था? वॉर्सो पैक्ट क्रिएट करने का ईयर क्या था? 1935, 1955, 1945 या 1965? तो दोस्तों 1955 में वॉर्सो पैक्ट क्रिएट किया गया था। इसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसएसआर शामिल थे, क्योंकि अमेरिका ने 1949 अप्रैल 1949 में एक मिलिट्री अलायंस का गठन किया जिसका नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका थी। उसी के जवाब में वॉर्सो पैक्ट क्रिएट किया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने एंड यूएसएसआर ने। वॉर्सो पैक्ट तो खत्म हो गया, नेटो अभी भी जिंदा है। नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। अब बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, बिल क्लिंटन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, जिनकी मौत आज भी एक तरह की मिस्ट्री है, जिसको अमेरिका सॉल्व नहीं कर पाया कि उनके राष्ट्रपति को कैसे मारा गया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पोटस थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त। अमेरिका के प्रेसिडेंट को पोटस कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसीलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में पोटस कहा जाता है। अगला सवाल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनमें से किस साल पास किया गया? 1953, 1954, 1955 या 1956? तो दोस्तों 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन होता है 1953 में। 1955 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट रखती है और उसी रिपोर्ट को पेश किया जाता है 1956 में लोकसभा में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है हिंदुस्तान में कि हां भैया, भाषा के आधार पर आप क्रिएट कर सकते हो इंटरनल बाउंड्री। अगला सवाल, द डॉन ऑफ फ्रीडम, जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है, द डॉन ऑफ फ्रीडम, इसको किसने लिखा था?
फैज अहमद फैज, मजरू सुल्तानपुरी, अमृता प्रीतम या इकबाल? ये चैप्टर 1 में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में है और इसका सही उत्तर है फैज अहमद फैज ने द डॉन ऑफ फ्रीडम लिखी थी। पाकिस्तान का सबसे मशहूर अखबार है द डॉन। सेंटो का फुल फॉर्म सेंट्रल टास्क ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल टैली ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल टीम ऑर्गेनाइजेशन? इसका सही उत्तर है दोस्तों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ 1955 में बगदाद पैक्ट साइन करने के बाद। अगर आप लोग पेज नंबर 8 ओपन करेंगे कोल्ड वॉर का और टाइमलाइन देखेंगे तो टाइमलाइन में इसका जिक्र है कि पहले बगदाद पैक्ट साइन हुआ और उसी बगदाद पैक्ट को बाद में सेंटो का नाम दिया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, जो 1970 आते आते खत्म हो गया। अगला सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनमें से किन स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए, इनमें से किस स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया में उनको बड़े ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था? मतलब कि ये शुरू में माने नहीं थे ये राज्य, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या ये सारे के सारे? तो सही उत्तर है कि इन सारे के सारे स्टेट्स को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। और इनमें से तो कई सारे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लाइक हैदराबाद, लाइक जूनागढ़ का जो नवाब था। इनमें से कौन सा रिफॉर्म मिखाइल गोर्बाचेव, जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले सवाल में किया, जो यूएसएसआर के आखिरी प्रेसिडेंट थे, 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी जनरल बने। उन्होंने इनमें से कौन सा रिफॉर्म नहीं किया था अपने आवाम को, अपनी देश की जनता को? टू लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, टू कैच अप विद द वेस्ट, टू रिफॉर्म द इकोनॉमी एंड टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। देखो भैया, ये तो था ही, तभी यूएसएसआर बर्बाद हो रहा था, पूरी की पूरी सरकार ब्यूरोक्रेटिक बन गई थी, अथॉरिटेरियन बन गई थी। तो ये उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। एक सेकंड रुकिएगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने ये ऑर्डर नहीं किया था कि भाई हम सरकार को कंट्रोल करेंगे। भैया सरकार तो ऑलरेडी कंट्रोल में थी ही। उन्होंने बाकी ये 3 प्रॉमिस किए थे कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा सा लूज करेंगे, जनता को आजादी देंगे कि जनता अपनी बातें रख पाए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम थोड़ा सा आराम देंगे, मतलब थोड़ा सा उसको लूज करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करेंगे, इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे। इसके लिए इन्होंने 2 तरह की पॉलिसी लाई, ग्लासनोस्ट एंड द पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी गोर्बाचेव की। हाँ, लेकिन इन्होंने ये नहीं प्रॉमिस किया था क्योंकि ये ऑलरेडी था, तो इनको जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल था गवर्नमेंट का उसको लूज करना था। तो ये इसका सही ऑप्शन है। और ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, यही है मिखाइल गोर्बाचेव, आखिरी प्रेसिडेंट यूएसएसआर के, जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि यूएसएसआर ना टूटे, मगर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो टूट के बिखर गया। आज अलग अलग 15 कंट्रीज विश्व के नक्शे में आपको नजर आएगी। अगला सवाल, 1951 जब आजाद भारत का पहला इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा था, आपको बताना है कि उस वक्त हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन की तादाद कितने प्रतिशत थी? ये सवाल आपके किताब में है, ये डेटा आपकी किताब में है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में। 10%, 11%, 12% या 13%? इसका सही उत्तर है 1951 में मुसलमानों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में 12% थी। तभी हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क का दर्जा दिया गया।
पंडित नेहरू ने कहा और बाकी बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि नहीं, हमारा मुल्क किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं देगा, हमारे मुल्क में हर तरह के धर्मों का हम स्वागत करेंगे, सबको इक्वल मानेंगे, इसीलिए इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा गया। लेकिन ये जो सेकुलर टर्म है ना दोस्तों, ये 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। सवाल है अगला, असम मेघालय से कटकर कब मेघालय असम से कटकर कब अलग हुआ? मेघालय जहां बहुत बारिश होती है, आपको बताना है कि मेघालय असम से कटकर कब अलग हुआ। 1972, 1973, 1974 या 1975? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1972। 1972 में मेघालय असम से कटकर अलग हुआ। और याद रखिएगा, जो पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना था उसका नाम था नागालैंड, और नागालैंड बना 1963 में, जिसकी कैपिटल है कोहिमा। बड़ी खूबसूरत जगह है मेघालय घूमने के लिए। गर्म हवा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग याद कीजिएगा, उसमें एक फिल्म का जिक्र है गर्म हवा, जो 1973 में आई थी। उसका डायरेक्टर कौन था? MS सत्यू, MK सत्यू, MN सत्यू या MT सत्यू? तो सही उत्तर के दोस्तों MS सत्यू गर्म हवा, जो कि 1973 में एक मूवी आई थी, उसके डायरेक्टर थे। ये पार्टीशन को लेकर ये मूवी बनाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि क्या कत्लोगारत हुई थी, किस तरह की हालात हो गए थे इंडिया पाकिस्तान के, खासकर लाहौर के, पंजाब के, बंगाल के पार्टीशन के वक्त। इनमें से वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसमें प्लेबिसाइट कराकर वहां के लोगों की दिल की बातों को जानकर उन्हें हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर या इनमें से सारे के सारे? तो सही उत्तर के दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कराया गया, वहां के लोगों से उनकी राय मांगी गई। जब उन्होंने कहा कि हां हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है, तब उन्हें इंडिया का पार्ट बनाया गया। हैदराबाद में मिलिट्री ऑपरेशन कर ऑपरेशन पोलो कर हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया। कश्मीर का मुद्दा तो आप लोगों को पता ही है। और जूनागढ़ याद रखिएगा, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। आज का जो प्रेजेंट डे का गुजरात के वहां पर स्थित है। अगला सवाल, मणिपुर के महाराज जिनका नाम था बोधचंद्र सिंह, उन्होंने इलेक्शन मणिपुर में किस महीने, किस साल कंडक्ट कराए? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: जून 1948 मतलब 1948, जून 1949 मतलब 1949, जून 1947 मतलब 1947 या जून 1950 मतलब 1950? इसका सही उत्तर है दोस्तों जून 1948 में मणिपुर में वहां के जो महाराज थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए और मणिपुर भारत का पहला राज्य बना जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। मतलब कि जो एडल्ट होगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, डजंट मैटर, वो जाकर वोट कर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। ट्रैग्वी-लाई ये जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, किसके? यूनाइटेड नेशन के। ये कहां से बिलोंग करते थे? जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया भी है कि एंटोनियो गुटेरस जो कि नॉर्वे सेक्रेटरी जनरल है, आपको बताना है कि जो ट्रैग्वी-लाई हैं, जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, वो कहां से बिलोंग करते थे? नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस या इटली? इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्वे। ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, या यूएन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्रैग्वी-लाई, और ये नॉर्वे को बिलोंग करते थे। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग नीति आयोग? The aim of नीति आयोग is to achieve sustainable development goals and to enhance cooperative federalism in the country। जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, नीति आयोग इसीलिए बनाई गई ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर सके, ताकि जितनी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी सब मिलकर काम करे। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार ये प्लानिंग बनाए और राज्य सरकार पर थोप दे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग क्रिएट करे और स्टेट गवर्नमेंट पे थोप दे।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी पहले चेयरपर्सन बने थे, क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। देयर आर 8 फुल टाइम्स मेंबर इन द नीति आयोग। इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि 8 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं नीति आयोग में। तो भैया देखो, सी तो नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो, ओनली ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। याद कीजिए, जब USSR टूटा था तो 12 कंट्रीज ने मिलकर इसका गठन किया था। आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS इनमें से किस दिन किस साल फॉर्म्ड हुआ था। 8 दिसंबर 1991, 9 दिसंबर 1991, 10 दिसंबर 1991 या 11 दिसंबर 1991। मतलब चारों के चारों ईयर क्या है? 1991। आपको बताना है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 दिसंबर 1991 को CIS का गठन हुआ था। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, इसका गठन कब हुआ? ये कब बना? साल तो सारे के सारे ऑप्शन में 1952 है। अब आपको बताना है कि किस दिन, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 जनवरी 1952, 6 ऑफ जनवरी 1952 को NDC का गठन हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका चेयरपर्सन भी कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। कोफी अन्नन, इन्होंने क्रिएट किया था एक ग्लोबल फंड एड्स से लड़ने के लिए, टीबी से लड़ने के लिए, और एक और बीमारी थी। आपको बताना है कि वो बीमारी कौन सी थी? डायरिया, डेटिग, मलेरिया या स्मॉल पॉक्स। इसका सही उत्तर है दोस्तों मलेरिया। कोफी अन्नन ने जो ग्लोबल फंड क्रिएट किया था, ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये कोफी अन्नन है, जो इन्होंने एक ग्लोबल फंड क्रिएट किया था। ये सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, किसके? यूनाइटेड नेशन के। ये 7वें सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। 8वें बने बन की मून और 9वें हैं इस वक्त एंटोनियो गुटेरस। तो कोफी अन्नन ने एक ग्लोबल फंड क्रिएट किया था एड्स से लड़ने के लिए, टीबी से लड़ने के लिए और मलेरिया से लड़ने के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की हेग में, आपको बताना है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए, उनमें जो जज होते हैं, टोटल 9 जजेस होते हैं, टोटल 15 जजेस होते हैं। और तो सवाल यही था कि कितने जज होते हैं? टोटल 15 जज होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो टेन्योर होता है, वो 9 ईयर्स का होता है। आखिरी सवाल आज के सफर का, आज की वीडियो का, कि आपको क्रोनोलॉजी में इन चारों के चारों जो इवेंट्स हैं उनको सही तरीके से क्या करना है? सेटअप करना है, बिल्डअप करना है कि पहले क्या हुआ, देन अगला क्या हुआ, देन अगला क्या हुआ, देन आखिरी क्या हुआ। इन चारों में से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, याल्टा कॉन्फ्रेंस, अटलांटिक चार्टर या इंडिया ज्वाइन द UN। तो दोस्तों अटलांटिक चार्टर सबसे पहले हुआ, ठीक है, ये हुआ 1941 में। उसके बाद होता है याल्टा कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इंडिया ज्वाइन करता है UN 30 अक्टूबर 1945 को, और ह्यूमन राइट काउंसिल सबसे बाद में स्टैब्लिश हुआ है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग की तैयारी तो हो चुकी होगी। मैंने जानबूझकर याल्टा कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन राइट काउंसिल के एस्टैब्लिशमेंट का ईयर नहीं बताया, ये या इस कॉन्फ्रेंस का ईयर नहीं बताया। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ह्यूमन राइट काउंसिल कब बना था और याल्टा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो सही उत्तर है थर्ड, सबसे पहले हुआ अटलांटिक चार्टर, फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस, फिर इंडिया ने ज्वाइन किया UN को, और सबसे आखिरी में ह्यूमन राइट काउंसिल का निर्माण होता है। तो आज के सफर में सिर्फ इतना ही। 25 से ज्यादा हम लोगों ने सवाल लगा लिए। अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ फिर, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आऊं। अपना प्यार दीजिए गुरु घंटाल को,
और जितने लोग बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो भी अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने भाई बहनों को या अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो शेयर करें। मैं गारंटी देता हूं काफी ज्यादा मदद मिलेगी उन्हें उनकी तैयारी में, अच्छा मार्क्स गेन करने में। तो मुलाकात होगी अगले सफर में। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।